Okay, let's begin the discussion on capital budgeting. कॉपी वाइज करते प्लीज, कॉपी में आ जाए एक बार। तो कैपिटल बजटिंग में ओके लिसन, जब अपने को एनपीवी ऑफ अ प्रोजेक्ट निकालना है तो अपने पीवी ऑफ द एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट रिस्क एडजस्टेड रेट माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, PV of the expected cash flows discounted at risk adjusted rate minus initial investment. You are supposed to copy. The NPV equal to PV of the expected cash flows discounted at risk adjusted rate minus initial investment. इस पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, expected cash flows risk adjusted rate. ये जो risk adjusted rate है, risk adjusted rate, रिस्क एडजस्टेड रेट, इसको निकालने का दो मॉडल है, एक है CAPM वर्सेस कॉमन सेंस। रिस्क एडजस्टेड रेट निकालने का दो अप्रोचेस, एक है CAPM, एक है कॉमन सेंस। CAPM क्या बोलते हैं? प्रॉक्सी कंपनी, उसका बीटा एल पता है, प्रॉक्सी कंपनी का बीटा एल पता है। डी लीवर तो क्या आएगा? बीटा यू। तुम एक प्रोजेक्ट कर रहा है अनरिलेटेड एरिया में, तो वो जो एरिया जिसमें प्रोजेक्ट कर रहा है, जैसे सीमेंट में, स्टील में, उसमें जो प्रॉक्सी कंपनी है उसका लीवर्ड बीटा पता है, उसको डी लेवरेज करो। डी लेवरेज समझ में आ रहा होगा, डिवाइड बाय 1 + डी बाई, डिवाइड बाय 1 + डी बाई, तो बीटा यू आ गया। उसके बाद क्या? री लीवर, तो बीटा एल आ गया। ठीक है, काश समझ में आए। प्रॉक्सी कंपनी को पहले डी लेवरेज किए, फिर जो अपने लेवरेज यूज करने वाले हैं उससे क्या किए? री लेवरेज। उसके बाद केई, केडी, केसी एंड एनपीवी। केडी, केई, केसी एंड एनपीवी कॉन्सेप्ट लेवल पे समझो, जिससे रिवीजन के टाइम पे फास्ट हो पाए एग्जाम के टाइम पे। क्लास पे कैसा सम किया हुआ है? क्लास पे सम किया हुआ एक सीमेंट कंपनी है, वो जा रहा है एक आईटी प्रोजेक्ट में। कौन से प्रोजेक्ट में? आईटी, सीमेंट कंपनी आईटी प्रोजेक्ट, मैंने एकदम डिफरेंट हो गया। तो आईटी प्रोजेक्ट में तो अभी का केसी यूज नहीं कर सकता है, तो क्या करेगा? तो डिस्कशन हुआ था सब, वो आईटी कंपनीज प्रॉक्सी ढूंढेगा, विप्रो, ये सब, और जो दिया रहेगा सब में, तो विप्रो का तो एक बीटा है, पर वो विप्रो का बीटा में तो विप्रो का डेट इक्विटी मिला हुआ है, तो पहले विप्रो का बीटा लेके उसको डिवाइड करो बाय 1 + डेट बाय इक्विटी इंटू 1 - टी, तो आ जाएगा आईटी का बीटा, बीटा यू। फिर अपने जो डेट इक्विटी यूज करने वाले उससे री लेवरेज करो, तो फिर से आ जाएगा बीटा एल। फिर के निकाल लो, RF + RM - RF इंटू बीटा, केडी निकाल लो, केसी निकाल लो, एनपीवी निकाल लो। ये कॉन्फिडेंटली तुमको माइंड में बैठना चाहिए, ठीक है? तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम स्पीकिंग अबाउट, ठीक है ना? मैं एक साथ सम पे जी नहीं जा पा रहा हूँ, बहुत सारे एरियाज कवर कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे कुछ भी छूटे नहीं। तो CAPM एक बड़ा एरिया था कैपिटल बजटिंग में। प्रॉक्सी कंपनी का बीटा, डी लीवर, अपने डेट इक्विटी से री लीवर, डी लीवर मतलब डिवाइड बाय 1 + डी बाई, री लीवर मतलब मल्टीप्लाई बाय 1 + डी बाई, उसके बाद केई, उसके बाद केडी, उसके बाद केसी, ठीक है ना? दूसरा था जो एग्जाम में आया था इस बार, कॉमन सेंस। रिस्क एडजस्टेड रेट जो है उसका कॉमन सेंस, कॉमन सेंस इज कॉल्ड RADR, कॉमन सेंस इज कॉल्ड RADR। RADR में दो है, ध्यान देना। पहला बात तो RADR एडिटिव मॉडल है। कौन सा मॉडल है? एडिटिव मॉडल है, सिंपल है। एक है KC + DK, क्या लिखे? KC, existing KC plus DK. DK is differential risk premium.
कंपनी का केसी, जैसे अभी वापस से बोल रहा हूँ, सीमेंट कंपनी आईटी प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं, सीमेंट कंपनी का केसी 18% है। सर आईटी में ज़्यादा रिस्क है, आपको 3% एक्स्ट्रा यूज़ करना है। 18 3 21, ये तो मुफ्त का है ना, केसी तेरा यूज़ नहीं कर सकते सर, 3% एक्स्ट्रा। डिफरेंशियल रिस्क प्रीमियम, व्हाट इज डीके? डिफरेंशियल रिस्क प्रीमियम, डिफरेंशियल रिस्क प्रीमियम। केसी जो एग्जिस्टिंग है, केसी जो एग्जिस्टिंग है, look at the difference in the attitude of the left side and right side. Left side is conceptual, right side is mechanical. चल 3% जोड़ दे, ठीक है। दूसरा RADR का और एक फॉर्मूला, RF प्लस KC माइनस RF इंटू रिस्क इंडेक्स। RF प्लस KC माइनस RF इंटू रिस्क इंडेक्स, एकदम CAPM जैसा है। RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। तो प्रोजेक्ट का रिस्क इंडेक्स दिया रहेगा, रिस्क इंडेक्स, इसमें कंपनी को मार्केट मान लेते हैं। तो कंपनी का जो KC है वो RM हो गया, कंपनी का जो KC है वो RM हो गया। तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। बीटा के बदले क्या? रिस्क इंडेक्स। ईजी है पिकअप करना। कब लगाना है ऐसा? जब रिस्क इंडेक्स दिया रहेगा, ठीक है। तो May 16 में जो सम आया था वो रिस्क इंडेक्स वाला सम था। आपको ये फॉर्मूला लगा के रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट निकालना था, उससे एनपीवी निकालना था, ठीक है। तो पीपल कॉट द सम, लोग समझ पाए सम क्या है, मोटा मोटी लोग। बट सम में फालतू का टैक्स रेट दिया हुआ था और कैश फ्लोज दिया हुआ था। तो अगर कैश फ्लोज दिया हुआ और टैक्स रेट दिया हुआ, वो फालतू दिए। वी विल अज्यूम दैट द कैश फ्लोज आर ऑलरेडी पोस्ट टैक्स ना। कैश फ्लोज दिया हुआ है और टैक्स रेट दिया हुआ है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि टैक्स रेट इररिलेवेंट है बिकॉज कैश फ्लोज ऑलरेडी पोस्ट टैक्स है, ठीक है। तो May 16 का सम में वो टैक्स रेट के कारण झमेला हो गया था, अदरवाइज इट वाज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम बच्चा वाला सम। तो फिर से ये एरिया प्लीज संभाल लो, 2 एरिया खत्म हुए यहाँ पे। एक प्रोजेक्ट है जिसका कैश फ्लोज अनसर्टेन है, वो एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज दे देगा या तो, और नहीं दिया तो समेशन PX ईयर 1 कैश फ्लो इतना इतना इतना, प्रोबेबिलिटी इतना इतना इतना, समेशन PX कर लेंगे ना। तो या तो वो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो दे देगा या तुमको डिस्ट्रीब्यूशन देगा, तुम समेशन PX निकाल लेगा। मैं लिख दे रहा हूं वहां पे समेशन PX एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो समेशन PX से आएगा। और वो सब आने के बाद तुमको डिस्काउंट रेट चाहिएगा। डिस्काउंट रेट या तो CAPM से निकलेगा और या फिर डिस्काउंट रेट RADR, जिसमें KC दिया हुआ 3% जोड़ दे, खुद ही बोलेगा 3 जोड़ दे, और या फिर रिस्क इंडेक्स देगा। तो ये सही है। तो दिस कवर्स 2 एरियाज इन रिस्क एनालिसिस, वन इज CAPM एंड द अदर इज RADR। समझ गया? नंबर 2, NPV equal to PV of certain cash flows discounted at the rate of RF minus initial investment। मैंने लिखा है PV of the certain cash flows, ऊपर लिखा था expected cash flows, नीचे क्या लिखा है? certain cash flows discounted at the rate of RF minus initial investment। और सर्टेन कैश फ्लोज के ऊपर लिख रहा हूं अल्फा इंटू एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, अल्फा इंटू एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। अल्फा सर्टेनिटी कोएफिशिएंट, सब में बोलेगा ईयर 1 का अल्फा 0.9, तो जितना एक्सपेक्टेड कैश फ्लो हो तो अनसर्टेन है उसका इंटू 0.9 सर्टेन। ईयर 2 का 0.8, तो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो इंटू 0.8। तो जो पेनल्टी देना है पेनल्टी रिस्क के लिए, वो डिस्काउंट रेट में पेनल्टी नहीं है, पेनल्टी कहां पे है? कैश फ्लो में। एक प्रोजेक्ट रिस्की है तो मैं उसको चार्ज करने वाला हूं ना, यार तुम खराब है, मैं तुमको पिनलाइज करूंगा। वो पिनलाइज या तो टांगते हुए करते हैं ज्यादा रेट से, और या फिर कैश फ्लो में। यहां पे कहां पे किया जा रहा है? कैश फ्लो में। कैश फ्लो इंटू 0.9, कैश फ्लो इंटू 0.8, कैश फ्लो इंटू 0.7, और उसके बाद RF से टानेगा। किसे टानेगा? RF। तो ठीक से सोचते समय अगर तुम ठीक से रिवाइज करेगा ना, तुम्हारा बहुत एरियाज कवर होते जाएगा। सम्स अपने जगह पे है, ठीक है ना, वो रिवाइज होगा। मेन थिंग इज दैट कंसाइज इट, मेक इट शॉर्ट, पूरे सिलेबस को शॉर्ट करें, ठीक है ना। तो दिस कवर्स 3 एरियाज ऑफ आवर करिकुलम, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट, RADR एंड व्हाट? CAPM। आई एम नॉट सेइंग इट्स ओवर, ऑफ कोर्स वी विल प्रैक्टिस सम्स, बट थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 3,
Number 3, calculation of expected NPV and sigma of NPV. Calculation of expected NPV and sigma of NPV, SD of NPV. Case 1, Case 2. Case 1, Case 2. Case 1 एकदम बच्चा वाला है, एनपीवी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, तो नो नीड टू टीच एनीथिंग। एनपीवी दिया हुआ, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, तो कोई भी स्टूडेंट जाहिर है 2 कॉलम और टानेगा, एक पी एक्स का और एक पी इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का, हो गया सम खत्म, ठीक है ना। तो एनपीवी का मीन एसडी निकालना और एनपीवी का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। आई डोंट थिंक आई नीड टू राइट एनीथिंग। सेकेंड है केस 2, कैश फ्लो का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है ऐसे। केस 2 कैश फ्लो का डिस्ट्रीब्यूशन, केस 1 है एनपीवी डिस्ट्रीब्यूशन, केस 2 है कैश फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो केस 2 है कैश फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन, जो केस 2 है अलग से, केस 2 कैश फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन, कैश फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन में 3 सिचुएशंस था। एक मॉडरेटली कोरिलेटेड कैश फ्लोज, पाथ अप्रोच। मॉडरेटली कोरिलेटेड कैश फ्लोज, पाथ अप्रोच समझ गया होगा। फर्स्ट ईयर 2 कैश फ्लो, फिर 2 से 3 6, तो 6 पाथ बनाना पड़ेगा, हर का अलग अलग एनपीवी, और उसके बाद आपने सम को इसमें कन्वर्ट कर दिया। इसमें देखो, इस सम को इसमें कन्वर्ट करना है, एरो मार के दिखा रहा हूं, इस सम को आपको इसमें कन्वर्ट करना है। पाथ अप्रोच यही बोलता है कि पूरा पाथ बना लो और जितना पॉसिबल एनपीवी और प्रोबेबिलिटी आ गया। पाथ अप्रोच मतलब सम को आपको उस पर कन्वर्ट करना है एनपीवी डिस्ट्रीब्यूशन में। एकदम इजी सम होता है पाथ अप्रोच का कराने के बाद। केवल अनफॉर्चुनेटली कोई को टाइम नहीं रहा और लास्ट में एकदम देख के नहीं जाए तो हो सकता है एग्जाम में अचानक से याद नहीं आए, वरना एकदम इजी। इट्स पाथ अप्रोच ब्रैकेट प्रोबेबिलिटी ट्री। कौन सा ट्री? प्रोबेबिलिटी ट्री। और ये जो सम्स है परफेक्टली कोरिलेटेड या अनकोरिलेटेड मतलब इंडिपेंडेंट। परफेक्टली कोरिलेटेड में या तो पाथ और हर्ट्ज मॉडल, HETRZ, हर्ट्ज मॉडल। और इंडिपेंडेंट में नॉर्मली पाथ हो नहीं पाता है बिकॉज पाथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पाथ लिख दे रहा हूँ, नॉट पॉसिबल। और हिलियर्स, हर्ट्ज में तो तब भी पाथ भी हो जाएगा हर्ट्ज के बजाय, क्योंकि कमती पाथ होगा। पर इंडिपेंडेंट में इतना ज़्यादा पाथ होगा कि बोलने को नहीं है, तो इसलिए हिलियर्स मॉडल, HILLIERS, हिलियर्स मॉडल। ये जो हर्ट्ज मॉडल है उसका हिंदी था SD ऑफ कैश फ्लो। SD ऑफ कैश फ्लो को टानना है, लिख देना। SD ऑफ कैश फ्लो को डिस्काउंट करना है सिंगल। SD ऑफ कैश फ्लो को डिस्काउंट करना है सिंगल। SD ऑफ कैश फ्लो का PV निकालना है सिंगल ने, समझा? 1 का 1 या 2 का 2 या 3 का 3 या बुद्धि नहीं लगाना है, नॉर्मल है SD ऑफ कैश फ्लो। पर हिलियर्स मॉडल में झमेला था, वेरिएंस ऑफ कैश फ्लो का PV निकालना है। वेरिएंस ऑफ कैश फ्लो का PV निकालना है। किसका? वेरिएंस, SD का नहीं, वेरिएंस का PV निकालना है। डबल, 1 का 2, 2 का 4, 3 का 6 साल पहले, फर्स्ट ईयर का 2 साल पहले, सेकेंड ईयर का 4 साल पहले, थर्ड ईयर का 6 साल पहले। डबल, ओके, डबल पीरियड। एंड लास्ट में स्क्वायर रूट लेना है, बिकॉज आपका तो वेरिएंस आया ना, लास्ट में स्क्वायर रूट लेना है।
तो वेरिएंस ऑफ कैश फ्लो का पीवी निकालना है, डबल डबल, एंड लास्ट में स्क्वायर रूट लेना है, लास्ट में स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, सबका सम्स देख लेंगे, डोंट वरी, बट पॉइंट इज दैट यू डोंट हैव द लग्जरी, खासकर उस दिन, ऑफ लुकिंग एट सम्स आफ्टर सम्स। एक देख पाओगे और कितना देख पाओगे, हिलियर्स का एक, हर्ट्ज का एक, प्रोबेबिलिटी ट्री का एक, ठीक है ना। तो यू हैव टू फोकस ऑन योर कॉन्सेप्ट। तो एक दूसरा एरिया होता है ये वाला, और इसमें एक स्पेशल सम था, जैसे देते स्पेशल सम, स्पेशल सम डैश, स्पेशल सम था उसके ऊपर क्या बोलते हैं, परफेक्टली वर्सेस इंडिपेंडेंट के ऊपर। वो स्पेशल सम काफी पहले रिपीट होता था, 2 बार आया हुआ है, अभी बहुत दिन से नहीं आए हुए। परफेक्टली वर्सेस इंडिपेंडेंट के ऊपर स्पेशल सम, परफेक्टली वर्सेस इंडिपेंडेंट के ऊपर स्पेशल सम। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, sensitivity and simulation, sensitivity and simulation, sensitivity में NPV निकाल लो, NPV इक्वल टू, कैलकुलेट सम रीड करके NPV निकाल लो, और निकालने के बाद या तो शॉक the factors and find percentage fall in NPV। fall लिखा है बिकॉज शॉक अनफेवरेबल डायरेक्शन में करेंगे, खराब की तरफ। तो मटेरियल कॉस्ट को कहाँ पे शॉक करेगा, ऊपर, सेलिंग प्राइस को नीचे, प्रोजेक्ट लाइफ को नीचे, सैल्वेज वैल्यू को नीचे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ऊपर। नोबडी कैन लर्न इट, इट्स इंट्यूटिव। ठीक है, खराब कुछ हुआ तो खराब, ठीक है ना, तो एनपीवी कितना गिरेगा, शॉक अप्रोच। दूसरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी अप्रोच, दैट इज हर फैक्टर कितना परसेंटेज, हर फैक्टर कितना परसेंटेज, हर फैक्टर, राइट डाउन, हर फैक्टर कितना परसेंटेज खराब होने से एनपीवी उड़ जाएगा। हर फैक्टर कितना परसेंटेज खराब होने से एनपीवी उड़ जाएगा। हर फैक्टर कितना परसेंटेज खराब होने से एनपीवी उड़ जाएगा, यानी शॉक पता करना है कि बता कितना शॉक करे जिससे एनपीवी उड़ जाए। हर फैक्टर कितना परसेंटेज खराब होने से एनपीवी उड़ जाएगा। नीचे में इंपॉर्टेंट, यू गॉट टू यूज शॉर्टकट, यू गॉट टू यूज शॉर्टकट। शॉक अप्रोच और मार्जिन ऑफ सेफ्टी दोनों में शॉर्टकट होता है, जहां पूरा सम वापस सॉल्व नहीं करना पड़ता है अगर बुद्धि लगा रहे हैं तो। मेन है वो शॉर्टकट का प्रैक्टिस। ठीक है, यू गॉट टू यूज शॉर्टकट, पूरा सम पूरा फ्रेश नहीं करना है, शॉर्टकट अप्रोच से सम होता है। वो दिखा दूंगा कैसे शॉर्टकट। सिम्युलेशन, सिम्युलेशन तो याद ऐसे रहता है, फैक्टर, प्रोबेबिलिटी, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, रैंडम नंबर। ठीक है, फैक्टर, प्रोबेबिलिटी, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, रैंडम नंबर। फैक्टर 10, 12, 15, प्रोबेबिलिटी 0.3, 0.5, 0.2 बोलो, 0.3, 0.8, 1, 0 to 29, 30 to 79, 80 to 99। सिमुलेशन तो बस ऐसे याद आना चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ एसएफएम, क्योंकि एसएफएम में सिमुलेशन आया हुआ नहीं है। बट देन इट इज सो इजी, 5 मिनट में वन कैन कवर इट, तो वाई शुड वन लीव इट। ठीक है, तो जो भी फैक्टर होगा ना, जो भी फैक्टर, प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, सबका ऐसा टेबल बनेगा, और ऐसा टेबल बनने के बाद वो बोलेगा रैंडम नंबर 36, रैंडम नंबर 36, तो पता चल जाएगा ओके 12। सेकंड में रैंडम नंबर 57, तो दूसरा वाला से ये इतना,
तो आपको जो जो चाहिए एनपीवी निकालने के लिए वो रैंडम नंबर से देखो, पता चल गया, एनपीवी निकाल दो, कुछ है ही नहीं। ठीक है, हर फैक्टर के लिए ऐसा टेबल, फिर रैंडम नंबर दिया है, उसको लास्ट कॉलम से पता लगा के फैक्टर पता चल गया, एनपीवी निकालना है। ठीक है, नीचे लिख दो, देन दे विल गिव रैंडम नंबर, देन दे विल गिव रैंडम नंबर डैश, then they will give random number dash fit in the last column, dash fit in the last column, then they will give random number dash fit in the last column में check कर लो, fit माने check in the last column, and you will get factor, and you will get factor value, and you will get factor value, fit in last column and you will get factor value dash, then calculate NPV, देन कैलकुलेट एनपीवी। बोलने को मैं एनपीवी बोल दिया, हो सकता है प्रॉफिट निकालना हो सकता है कॉस्ट निकालना हो सकता है रेवेन्यू निकालना हो, नॉट नेसेसरली एनपीवी। ठीक है, तो सेंसिटिविटी पे ज़्यादा जोर है, सिमुलेशन पे जस्ट टच करके निकलना है उसको। ठीक है, ये जो पूरा पार्ट है, ये था रिस्क एनालिसिस। ये चारों पॉइंट्स जो कवर किए, दिस वाज रिस्क एनालिसिस। जो लास्ट वाला पोर्शन, हमेशा लास्ट वाले पोर्शन से ही कैप बज होना चाहिए। ठीक है ना, वो नहीं छूटना चाहिए, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। उसके बाद देने को वो लोग रिप्लेसमेंट ये सब कुछ भी दे सकते हैं, उसका एक एक सम देख के जाना पड़ेगा। तो ये लास्ट वाला पोर्शन रिस्क एनालिसिस का नोट्स खत्म हो गया सारा। ओके, और मैंने ज़्यादा फॉर्मूला लिखा भी नहीं जानबूझ के, देखो फॉर्मूला कहीं लिखाया ही नहीं है पूरे में, चारों पॉइंट में आई हैव नॉट मेंशन्ड अ सिंगल फॉर्मूला। हर्ट्स हेलियर्स पे लिखाना चाहिए था, वो भी लैंग्वेज में लिखा के निकल गया कि एसडी को टानना है, ये करना है, वो करना है। ठीक है ना, तो पहले इसका कुछ सम्स देख लेते हैं। पेज नंबर 77 का नंबर 7, पेज नंबर 77 का नंबर 7, पेज 77 का नंबर 7। पर्पल लिमिटेड इज कंसिडरिंग अ प्रोजेक्ट विद द फॉलोइंग कैश फ्लोज। 12,000 प्लांट का कॉस्ट जा रहा है। फर्स्ट ईयर सेविंग्स माइनस रेकरिंग 15 माइनस 10 5 आएगा। सेकेंड ईयर सेविंग्स माइनस रेकरिंग 20 माइनस 7 13,000 आएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%। मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट टू चेंजेस इन नंबर 1 लेवल ऑफ प्लांट। 12,000 के बदले ज़्यादा लग गया तो कॉमा रनिंग कॉस्ट, कॉमा होगा रनिंग कॉस्ट। तो रनिंग कॉस्ट जो दिया हुआ है 10,000 7,000 बढ़ गया तो, एंड सेविंग्स 15 20 गिर गया तो, सच दैट एनपीवी बिकम जीरो, सच दैट एनपीवी बिकम जीरो। कौन सा अप्रोच? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सच दैट एनपीवी बिकम जीरो। आई अंडरस्टैंडिंग? कोई ने शॉक अप्रोच से किया तो उस हमको मार्क्स नहीं देगा। सच दैट एनपीवी बिकम जीरो मैंने हिंदी में लिखा है, हर फैक्टर को कितना गड़बड़ करे जिससे कि एनपीवी उड़ जाए। इट इज गिवन मार्जिन ऑफ सेफ्टी अप्रोच यूज करना है। ठीक है, विच फैक्टर इज द मोस्ट सेंसिटिव टू अफेक्ट द एक्सेप्टेबिलिटी? कौन सा फैक्टर सबसे डेंजरस होगा जिसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा आया या कम आया? कम आया। जिसमें जरा सा गड़बड़ होते ही एनपीवी गया वो ज्यादा डेंजरस है। ठीक है, तो 3 तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। हिंदी में बोले तो ये पता लगाना है सब प्लांट वैल्यू कितना बढ़ेगा तो बताइए आपका एनपीवी गया। रनिंग कॉस्ट कितना परसेंटेज बढ़ेगा तो एनपीवी गया। सेविंग्स कितना गिरेगा तो एनपीवी गया। ठीक है, तो
ये पता लगाना है। तो इसके लिए सबसे पहले एनपीवी निकाल देते हैं। स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड एनपीवी। बीच का फिगर्स कैलकुलेशन में काम आएगा, इसलिए हर फिगर्स को तोड़ के दिखाना। तो एनपीवी इक्वल टू पीवी ऑफ सेविंग्स माइनस पीवी ऑफ रनिंग कॉस्ट माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये तीन चीज का सेंसिटिविटी करना। तीनों को मैंने सेपरेट एंटिटी कर दिया। पीवी ऑफ सेविंग्स अलग कर दिया जानबूझ के, जबकि सेविंग्स में से रनिंग कॉस्ट लेस कर सकता था, नहीं किया। पीवी ऑफ सेविंग्स अलग माइनस पीवी ऑफ रनिंग कॉस्ट अलग माइनस प्लांट वैल्यू अलग। तो सेंसिटिविटी करने में मेरा शॉर्टकट बहुत इजीली लग जाएगा। तो इक्वल टू 15,000 डिवाइड बाय 1.1 प्लस 20,000 डिवाइड बाय 1.1 स्क्वायर ब्रैकेट में डाला माइनस ब्रैकेट 10,000 बाय 1.1 प्लस 7,000 बाय 1.1 स्क्वायर माइनस 12,000। बोलो फर्स्ट टर्म 136 राउंड अप कर देना 13636 प्लस 16528 16528 सही है ना? ठीक है, डेट्स ओके। माइनस ब्रैकेट फर्स्ट टर्म 9091 प्लस 5785 माइनस 12,000 ब्रैकेट के अंदर टोटल 301665 माइनस ब्रैकेट के अंदर टोटल 14876 माइनस 12,000। आंसर 3289 3289। ठीक है। अब स्टेप 2, कैलकुलेटिंग मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कैलकुलेटिंग मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ब्रैकेट में फिर से हिंदी में हर फैक्टर लिखो ब्रैकेट में, हर फैक्टर कितना परसेंटेज अनफेवरेबल होगा, हर फैक्टर कितना परसेंटेज अनफेवरेबल होगा, हर फैक्टर कितना परसेंटेज अनफेवरेबल होगा जिससे एनपीवी उड़ जाएगा। हर फैक्टर कितना परसेंटेज अनफेवरेबल होगा जिससे एनपीवी उड़ जाएगा। ठीक है, लिख दो। पॉइंट नंबर ए, प्लांट वैल्यू डैश एमओएस इक्वल टू प्लांट वैल्यू डैश एमओएस इक्वल टू 3289 डिवाइड बाय 12,000 इंटू 100। 3289 उड़ाना है कितना प्लांट? 12,000। तो 3289 डिवाइड बाय 12,000 इंटू 100 27.41%। बी रनिंग कॉस्ट एमओएस इक्वल टू 3289 डिवाइड बाय 14,876 इंटू 100। 3289 डिवाइड बाय 14,876 इंटू 100 22.11%। 22.11%। नंबर सी, सेविंग्स 3289 डिवाइड बाय 30165 इंटू 100। सेविंग्स का एमओएस
3289 डिवाइड बाय 30165 इंटू 100, 10.90%। सबसे कमती शायद इसी का है, ठीक है। पैरा चेंज, हेंस सेविंग्स इज द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर। हेंस सेविंग्स इज द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर। ओके, सेविंग्स के जरा सा चेंज होने से एनपीवी गड़बड़ा जा रहे हैं। सेविंग्स इज द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर। तो इससे क्या शॉर्टकट सीखा तुम? जब अपना एनपीवी ए माइनस बी माइनस सी के फॉर्म का है, कौन सा? ए माइनस बी माइनस सी, और वो पूछता है ए का बी का सी का सेंसिटिविटी, तो जितना एनपीवी आया हुआ है डिवाइड बाय सी डिवाइड बाय बी डिवाइड बाय ए, ठीक है ना। तो आपने जब किए हुए ना पहले कॉपी वगैरह में, तो बहुत लंबा चौड़ा किए हुए हैं। लेट ईच फैक्टर शिफ्ट बाय x%, फिर सेविंग निकालते दिस इंटू 1 माइनस एक्स, दिस इंटू 1 माइनस एक्स, फिर एनपीवी 0, फिर सॉल्व, फिर एक्स। समझ गया? कॉपी और यहाँ पे डिफरेंस ये, दे नॉट डूइंग ऑल दैट। इंस्टीट्यूट सीधा आंसर दे रहे हैं, तो माथा खराब और होता है उस पर, और मार्क्स ज़्यादा है नहीं। तो मैं डिफरेंट वैरायटीज दिखा रहा हूँ कि देखो शॉर्टकट कैसे लगेगा। दिस बिकम्स वेरी इजी ना, ये दो, ठीक है ना। नेक्स्ट, पेज नंबर 70, इलस्ट्रेशन नंबर 11। पेज 70, इलस्ट्रेशन नंबर 11। पेज 70, illustration 11. From the following details relating to a project, analyze the sensitivity of the project to changes in project cost, cash flow, cost of capital. 3 तो sensitivity करना है। प्रोजेक्ट कॉस्ट, एनुअल कैश फ्लो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। प्रोजेक्ट कॉस्ट 1,20,000 चेंज हो सकता है, एनुअल कैश इनफ्लो गिर सकता है, प्रोजेक्ट लाइफ चेंज नहीं हो सकता है। कैसे पता चला? प्रोजेक्ट लाइफ चेंज नहीं हो सकता है, कैसे पता चला? बिकॉज वो सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्ट लाइफ करने नहीं बोला है, आपको कॉमन सेंस लगाना नहीं है चुनने के लिए। क्या बोला है? फाइंड आउट द सेंसिटिविटी ऑफ एनपीवी टू चेंजेस इन प्रोजेक्ट कॉस्ट, एनुअल कैश फ्लो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दिख रहा है क्या? तो 3 चीज ही वेरिएबल है, बाकी जो भी चीज है वो कांस्टेंट है। इज इट ओके? तो प्रोजेक्ट लाइफ के साथ सेंसिटिविटी नहीं है, तो 4 के बगल में लिख दो फिक्स्ड, 4 के बगल में लिख दो फिक्स्ड, ठीक है। बाकी तीनों वेरिएबल है। टू विच ऑफ द 3 फैक्टर्स द प्रोजेक्ट इज मोस्ट सेंसिटिव? यूज एन्युटी फैक्टर, 10% का इतना, 11% का इतना। द फैक्ट डेट वो 11 का दिया है, 10 के बाद 11 का, इसका मतलब बोलना चाह रहा है केसी जो 10 है उसको तो 11 कर देना। कोई चीज को 10 से 11 करना मतलब 10% शॉक देना ना। 10% ऑफ 10 क्या होता है? 1, 10 + 1 11। कौन सा अप्रोच लगाना है? शॉक अप्रोच, ठीक है। शॉक अप्रोच से सम करना है, 10% शॉक करना है तीनों फैक्टर्स को, और एनपीवी का परसेंटेज फॉल निकालना है, एनपीवी का परसेंटेज फॉल, ठीक है। देखो स्टेप 1, एनपीवी इक्वल टू, एक्सपेक्टेड एनपीवी इक्वल टू 45,000 इंटू PVAF ब्रैकेट 10% कॉमा 4 माइनस 1,20,000। तो 45,000 इंटू 3.169 माइनस 1,20,000 इक्वल टू क्या? राउंडेड ऑफ 22,605, एनपीवी 22,605, एनपीवी 22,605, एनपीवी 22,605। अब ठीक से सुनो, ठीक से सुनो, अगर ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सम होता, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सम होता, तो अपने को पता लगाना है कि जो प्रोजेक्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो कितना परसेंटेज बढ़ेगा, तो एनपीवी उड़ जाएगा।
जो कैश फ्लो 45,000 है वो कितना गिरेगा तो एनपीवी उड़ जाएगा, और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10% वो कितना बढ़ेगा तो एनपीवी उड़ जाएगा। सही है। तो जो पहला वाला आंसर होता वो होता अपना 22,605/120, क्योंकि दिख रहा है आपको जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो एक सिंगल एंटिटी है, वो कोई चीज से मल्टीप्लाइड नहीं है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1,20,000 कोई भी चीज से मल्टीप्लाइड है क्या? नहीं, वो खुद में एक एंटिटी है, तो सीधा वो एंटिटी डिवाइड हो जाएगा 22,605/1,20,000। पर अगर कैश फ्लो का पूछता, किसका पूछता? कैश फ्लो का पूछता कि कैश फ्लो कितना गिरने से एनपीवी जीरो हो जाएगा, एनपीवी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इन दैट केस अगर अपने वैसे सोचते 22,605 डिवाइडेड बाय 45,000, एक बार निकालो कितना, 22,605 डिवाइड बाय 45,000 कितना हुआ, कितना परसेंटेज? 50.23 हुआ। तो 50.23% 45,000 को कम करो तो एक बार, 45,000 को 50.23% कम करो, 45,000 को 50.23% कम करो, क्या 22, अब 22,396 जो बचा दैट इंटू 3.169, 22,396 इंटू 3.169 -120, जीरो नहीं आ रहे, जीरो नहीं आ रहा ना। तुम तो जो आंसर निकाल रहा हो उससे जीरो आना चाहिए। यानी क्या पता चला, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अप्रोच में जो शॉर्टकट सीखा है पिछले सम में, क्या जिसका पूछा उससे डिवाइड कर दे, एनपीवी निकला हुआ है वो ऊपर, और जिसका पूछा उससे डिवाइड कर दे। ये जो शॉर्टकट चढ़ा, ये शॉर्टकट तब अलाउड है जब तुम जिस चीज का निकाल रहे हो उस चीज के साथ कोई और चीज मल्टीप्लाइड नहीं है। जैसे 1,20 के साथ कुछ और मल्टीप्लाइड है क्या? नहीं। पर 45,000 के साथ तो कुछ मल्टीप्लाइड है ना, तो आप ये नहीं कर सकते हो सर दिस बाय दिस इंटू 100, बिकॉज इसके साथ कुछ और चीज मल्टीप्लाइड है, इसके साथ कुछ और चीज क्या है? मल्टीप्लाइड है। तो अगर इतने का नुकसान लाना है अपने को, जैसे आया हुआ है अपने को इसको गिरा के इतने का नुकसान चाहिए, तो इसको जैसे ही छुएंगे इफेक्ट तो दिस इंटू 3.169 का आ जाएगा ना। इसको जैसे ही टच करेंगे बाय 10,000 तो 10,000 इंटू 3.169 का नुकसान आ जाएगा। तो जाहिर है शॉर्टकट क्या हुआ, 22,605 डिवाइड बाय 3.169 करो एक बार, 22,605 डिवाइड बाय 3.169 क्या आया? 7133 क्या आया? परसेंटेज नहीं, ये आया 7133 से अगर आप कैश फ्लो को गिराते हो, 7133 से कैश फ्लो को गिराते हो तो जाके एनपीवी उड़ जाएगा। तो 7133 से गिराना है, मतलब 7133 बाय 45,000 इंटू 100, 7133 बाय 45,000 इंटू 100 क्या? 15.85। तो लर्न करने वाइज क्या हुआ, अगर अपने को मार्जिन ऑफ सेफ्टी अप्रोच से करना है और कोई चीज सिंगल एंटिटी है, तब तो उसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा जो एनपीवी आया हुआ है डिवाइड बाय दैट। सही है। पर अगर वो चीज कोई चीज से मल्टीप्लाइड है, तो जिस चीज से मल्टीप्लाइड है उसको नीचे ले जाओ तो पता चल जाएगा इसको कितना कम करना पड़ेगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं आया, अमाउंट आया, जितना अमाउंट आया दैट डिवाइड बाय 45,000 इंटू 100, दैट इज व्हाट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। खैर इस सम को मार्जिन ऑफ सेफ्टी से नहीं करना है, इस सम को किससे करना है? शॉक अप्रोच से करना है। मैं नोट में लिखा दूंगा जो एक्स्ट्रा डिस्कस हुआ। अभी शॉक अप्रोच चालू करते हैं, लिखो स्टेप 2। मैं नोट में लिखा दूंगा जो मैंने बोला अभी। स्टेप 2, let us shock each factor by 10%. Let us shock each factor by 10%. Let us shock each factor by 10%. Point number A. Plant value dash. Shock किस तरफ? Upward. Shock upwards by 10%. Shock upwards by 10% of 1,20,000. Shock upwards by 10% of 1,20,000. That is by 12,000. That is by 12,000. So NPV will fall by 12,000. NPV will fall by 12,000. ये क्लियर है सबको?
NPV will fall by 12,000. Therefore, percentage fall in NPV. Percentage fall in NPV. Percentage fall in NPV equal to 12,000 by 22,605 into 100. 12,000 by 22,605 into 100. 53.09%. Number B. Number B, annual cash flow. Annual cash flow. क्या language? Shock downwards. Shock downwards by 10%. That is 4,500. Shock downwards by 10%. That is 4,500. So NPV will fall by, I think समझ में आ गया होगा. NPV will fall by 4,500 into 3.169. NPV will fall by 4,500 into 3.169. समझ में आ रहा है? ध्यान दे रहे हो तो ये तो बाद में कंफ्यूज हो गए, लोग पूछेगा सर शॉर्टकट समझ में नहीं आता है. ठीक है, 4,500 into 3.169 कितना? 14,261. 14,261. Therefore, percentage fall in NPV. Percentage fall in NPV. Percentage fall in NPV equal to 14,261 by 22,605 into 100. 14,261 by 22,605 into 100 क्या? 63.09%. Number C. KC. KC क्या लैंग्वेज? पार्टिसिपेट करो प्लीज. शॉक अपवर्ड्स बाय 10%. शॉक अपवर्ड्स बाय 10% टू बिकम लिख रहा हूं, टू बिकम 11%. टू बिकम 11%. So NPV will fall by 3.169 minus 3.109. 3.169 minus 3.109 the whole into 45,000. समझ में आया? 3.169 minus 3.109 the whole into 45,000. 3.169 minus 3.109 the whole into 45,000 क्या? 2,700. 2,700. Hence percentage fall in NPV. Percentage fall in NPV. Percentage fall in NPV equal to 2,700 by 2,605 by 2,2,605 into 100. 2,700 by 2,2,605 into 100 क्या? 11.94%. तो सबसे डेंजरस कौन सा है जिससे एनपीवी सबसे जोर से गिरा? किससे गिरा? एनुअल कैश फ्लो. लिख दो. एनुअल कैश फ्लो इज मोस्ट क्रिटिकल. एनुअल कैश फ्लो इज मोस्ट क्रिटिकल. तो ये कोई लर्न करने का पॉइंट नहीं होता है. मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है उस पर तो जरा सा चेंज होते ही जिसमें चेंज आएगा वो क्रिटिकल है. लर्न करोगे तो एमओएस लोअर ज्यादा डेंजरस और शॉक अप्रोच में हायर ज्यादा डेंजरस. बट देन इट्स कॉमन सेंस. ठीक है ना? ओके. नोट, सेल्फ नोट. सेल्फ नोट. इफ वी डू स्टेप 2 बाय द एमओएस अप्रोच, if we do step 2 by the MOS approach, if we do step 2 by the MOS approach, by the MOS approach dash, point number A, plant value. बोर्ड पे देख लो. MOS इक्वल टू वॉट बाय वॉट बात हो गया था. 22605 डिवाइड बाय 1,20,000. 22605 को उड़ाना है. डिवाइड बाय 1,20,000 इंटू 100.
18.84%. 18.84%. Point number B, annual cash flow. एनुअल कैश फ्लो, तो एनुअल कैश फ्लो में डायरेक्ट नहीं आ पा रहा है बिकॉज ये मल्टीप्लाइड है। तो मैंने बोला इसमें पहले एमओएस अमाउंट में निकाल लो। किस पे? अमाउंट में। सर कैश फ्लो को कितना अमाउंट से गिरा है, फिर उस अमाउंट को डिवाइड कर देना कैश फ्लो से। ठीक है, लिखना एमओएस इन अमाउंट। एमओएस इन अमाउंट इक्वल टू 22,605 बाई 3.169। 22,605 डिवाइड बाई 3.169। 22,605 बाई 3.169 7133 का मतलब कि सर 7133 से कैश फ्लो गिरेगा तो गया एनपीवी, तो हमको तो परसेंटेज गिराना है। देयरफॉर एमओएस परसेंटेज इक्वल टू 7133 डिवाइड बाय 45,000 इंटू 100। 7133 डिवाइड बाय 45,000 इंटू 100 क्या? 15.85%। 15.85%। नंबर सी, केसी। केसी का शॉर्टकट एमओएस में नहीं पॉसिबल है क्योंकि केसी तो इसके अंदर घुसा बैठा है ना। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैथमेटिकली फाइंड आउट इसको कितना शॉक देने से ये वो हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज केसी इज इनसाइड दिस। फिर भी अगर मैं सोचूं तो इन दैट केस अपने को ये इंटैक्ट रखना है, ये इंटैक्ट रखना है और एनपीवी उड़ाना है। तो कहने का मतलब है जस्ट इफ आई थिंक अबाउट इट, तो इन दैट केस ये है कि जो फॉल इन पीवीएएफ होगा, क्या होगा? फॉल इन। केसी बढ़ेगा तो पीवीएफ गिरेगा, तो फॉल इन पीवीएएफ वी कैन फाइंड आउट शुड बी इक्वल टू व्हाट? फॉल इन पीवीएएफ शुड बी 22,605 बाय 45,000। अगर निकालो कितना आता है? 22,605 डिवाइड बाय 45,000। 22,605 बाय 45,000 क्या है? नहीं, परसेंटेज नहीं, 22,605.50 का मतलब है अगर ये एन्युटी फैक्टर 0.5023 कम हो जाए तो यानी नया वाला एन्युटी फैक्टर क्या चाहिए? 3.169 माइनस 0.5023। 3.169 माइनस 0.5023 कितना? 2.67। तो वो अलग केसी पता लगाना पड़ेगा जिसका एन्युटी फैक्टर 2.67 है। ठीक है, तो पर इसमें कुछ सेंस नहीं हो रहा है। इससे बढ़िया अभी बेटर डू इट कि कौन सा केसी पे उड़ाएंगे। तो लिख दो नो शॉर्टकट। केसी वाले में नो शॉर्टकट, नो शॉर्टकट। ठीक है, लिखो डैश। Let's find out the KC at which NPV equal to 0. Let's find out the KC at which NPV equal to 0. वैसे उस KC का नाम क्या है? आयरा। ध्यान रहे। Let's find out the KC at which NPV equal to 0. उस KC का नाम आयरा है। ठीक है, so we have 45,000 into PVAF KC, 4 माइनस 1,20,000 इक्वल टू व्हाट? 0। सो PVAF KC, 4 इज इक्वल टू क्या? बोलो डिवाइड करके। 2.67। अब आपको मन से कैसे चुनना है, ट्राई करो। 13, 14, 15 कुछ भी ट्राई करो। कैल्सी में 13, 14, 15 4 साल का 15 का ही सेइंग 2.85 आ रहा है, तो और ज्यादा होगा 16, 17, 18। 18 का शीट सेइंग क्या आ रहा है? 2.69 आ रहा है। और 19 का 2.64 आता है। 2.69 आया, 2.64 आया, 18.5 इज द बेस्ट। ठीक है, तो लिख दो KC अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 18.5%। Of course, बीच का numbers could be shared for concluding 18.5. तो KC 18.5% और KC था क्या? 10। कितना बढ़ना अलाउड है? 8.5।
तो 85% मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया ना। आपने नया वैल्यू निकाल दिया तो नया वैल्यू ओल्ड वैल्यू का परसेंटेज चेंज, हेंस MOS मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू 18.5 माइनस 10 बाई 10 इंटू 100। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 18.5 माइनस 10 बाई 10 इंटू 100 क्या 85%। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल सा जो भी है उससे अगर 85% बढ़ गया तो एनपीवी गया। तो इसमें कोई शॉर्टकट नहीं लगा पाया, इसको प्योरली सॉल्व किए। ठीक है, इलस्ट्रेशन 12 पेज 70, illustration 12. The easygoing company limited is considering a new project with initial investment for a product survival. It is estimating the IRR 16%, estimated life 5 years. ध्यान रहे IRR वो केसी है जिसपे NPV इक्वल टू व्हाट 0। तो कोई मेरे को बता दे अगर NPV 12% है तो मैं बोलूंगा केसी का मार्जिन ऑफ सेफ्टी 4/12। सही बोला। अगर इस सम में केसी 12% है 12% और IRR 16 है तो केसी कितना बढ़ना अलाउड है 4/12 इंटू 100 MOS आ जाएगा उसका। फाइनेंस मैनेजर है स्टडीड द प्रोजेक्ट विद सेंसिटिविटी एनालिसिस, कर चुका वो सेंसिटिविटी, तुमको नहीं करना है, बोले कर चुके सेंसिटिविटी, एंड इन्फॉर्म दैट द एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट का सेंसिटिविटी 7.8416%। यानी एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट अगर 7.84% बढ़ गया, अगर एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट 7.84% बढ़ गया तो एनपीवी गया। ठीक है, वेयर एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सेंसिटिविटी 60%, यानी जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है अगर वो 60% बढ़ गया तो एनपीवी गया। तो 60% बढ़ के तो 16 हो जाएगा, 60% बढ़ के तो क्या हो जाएगा 16। तो 16 है अगर 160% तो केसी क्या था 10, केसी पक्का 10 था क्योंकि 10 गोज अप बाय 60% टू 16 एनपीवी बिकम्स व्हाट 0। तो इससे पता चल गया केसी सब में 10% है। इट्स बाय आर्ग्यूमेंट नॉट बाय फॉर्मूला। ठीक है, केसी पता चल गया 10% है। अदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल आर पीवी रेशियो 70%, वेरिएबल कॉस्ट 60 है और पीवी रेशियो 70 है तो 60 तो 30% है, 60 जो है 30% है, तो 60/30% 200 सेलिंग प्राइस है, 200 सेलिंग प्राइस है, 140 रुपया कंट्रीब्यूशन है। एनुअल कैश फ्लो 57,000, एनुअल कैश फ्लो 57,500। इग्नोर डेप्रिसिएशन ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड इंपैक्ट ऑफ टैक्सेशन, डेप्रिसिएशन टैक्स नहीं सोचना है। कैलकुलेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकालना है। तो कैश फ्लो दिया हुआ है 57,500, प्रोजेक्ट का लाइफ क्या था 5 years। तो एनुअल कैश फ्लो को जब IRR से टानते हैं, एनुअल कैश फ्लो को जब IRR से टानते हैं तो क्या निकलता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, बट एनुअल कैश फ्लो को जब केसी से टानते हैं और माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो निकलता है एनपीवी, बट एनुअल कैश फ्लो को IRR से टानते हैं तो क्या निकलता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो एक लाइन का खत्म, लिखो नंबर 1, initial investment equal to PV of cash flow discounted at IRR. Initial investment equal to PV of cash flow discounted at IRR. Initial investment equal to PV of cash flow discounted at IRR. बाई चांस किसी को गड़बड़ लगे तो अंडरस्टैंड, अगर तुमको IRR निकालना होता तुम आउटफ्लो इक्वल टू इनफ्लो करते और ये आर निकालते हैं और उसको बोलते हैं IRR। हम लोग को IRR दिया हुआ है, हम लोग उसी से पुल कर रहे हैं। तो इक्वल टू 57,500 इंटू PVAF, क्या रेट 16% 5। आंसर प्लीज। 16 का दिया हुआ है 57,500 इंटू 3.274 188,255 आंसर। नंबर 2 एनपीवी निकालना है, पर एनपीवी के लिए तो केसी चाहिए। तो इन दैट केस केसी इक्वल टू 16% डिवाइड बाय 1.6
10%. For the purpose of the exam paper, institute wants no explanation कि तुमने कैसे निकाला. तुम्हारे मेंटली खुद के लिए चाहिए वो एक अलग बात है कि वो आर्ग्यूमेंट सा केसी कुछ है और वो केसी 60% बढ़ेगा तो एनपीवी 0 हो जाएगा. तो 60% बढ़ के तो आईआरआर हो जाएगा. तो यानी 160% ऑफ केसी इज आईआरआर. तो केसी क्या है? 16/1.6. ठीक है. तो केसी जो भी है उससे 60% बढ़ेगा तो एनपीवी 0 हो जाएगा. एनपीवी 0 तो आईआरआर पे होता है. तो केसी का 160% है 16. तो केसी क्या था? 10. सो एनपीवी इक्वल टू 57,500 इंटू पीवीएएफ 10% कॉमा 5 माइनस 188 क्या था? 188,255. फैक्टर यूज कर लो बोलो का. तो 57,500 इंटू 3.791 माइनस 188,255. 57,500 इंटू 3.791 माइनस 188,255. यस प्लीज. 29,728 आंसर. ओके मैं सेव कर रहा हूं, आप लोग कंटिन्यू करो. 29,728 ये एनपीवी आया 10% पे. नंबर 3 एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट पता करना है. एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट पता करना है. तो एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट का सेंसिटिविटी 7.8416 था. यानी सर एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट जो भी है अगर वो 7.8416% बढ़ गया तो एनपीवी क्या हो जाएगा? 0. ओके. नाउ सोचने का तरीका ये है कि एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट का एनपीवी में स्टेटस क्या है. ये रहा एनपीवी का इक्वेशन जो लिखा हुआ है तुम्हारा. लुक एट योर कॉपी, यहां तो सेव हो रहे. तो एनपीवी का इक्वेशन लिखा हुआ है 57,500 इंटू एन्युटी फैक्टर माइनस 188. इसमें एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट कहां छुपा बैठा है? नहीं सुना? 57,500 के अंदर माइनस किया हुआ है, कुछ कंट्रीब्यूशन था माइनस एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट. तो वो एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट जो भी था वो बाहर में मल्टीप्लाइड पीवीएएफ से हो रहा है ना. वो एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट जो भी था वो बाहर में मल्टीप्लाइड किससे हो रहा है? 3.791 से. 3.791 से. ओके वो मल्टीप्लाइड हो रहा है. तो वो लोग बोल रहे हैं एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट को अगर आप 7.8416% अगर बढ़ाओगे तो एनपीवी जो आया हुआ है ना 29,728 वो उड़ जाएगा. तो मेरे को जो समझ में आता है सर अगर एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट x है आप उसको 7.8416% बढ़ाए. ठीक है. तो कितना बढ़ गया? 0.078416x. और उससे एनपीवी कितना गिरेगा? उतना या उतना इनटू फैक्टर. जितना से फिक्स कॉस्ट को बढ़ाएगा एनपीवी उतना ही गिरेगा कि उतना इनटू फैक्टर? उतना इनटू फैक्टर. तो 0.0784196 जो भी है x इंटू 3.791 इंटू 3.791 इज इक्वल टू 29,728. थिंक एनुअल फिक्स कॉस्ट को छूते ही इंटू 3.791 का इफेक्ट आएगा. तो एनुअल फिक्स कॉस्ट x है, उसको हम बढ़ाए 7.8416%. तो अमाउंट कितना बढ़ा? 0.0788416x बढ़ा. और दैट इनटू फैक्टर उतना से एनपीवी गिरा. तो एनपीवी तो 29,728 से गिरा ना. तो बैक कैलकुलेशन से क्या आ गया? x. देखो प्लीज. वी हैव 0.0788416 इंटू annual fixed cost AFC into 3.791 is equal to 29,728. For the purpose of the exam, this presentation is okay. They don't need any explanation. आपको पर्सनली अपने आप को समझाना पड़ेगा, वो अलग चीज है कि यार फिक्स्ड कॉस्ट जो था इतना बढ़ेगा तो उससे इफेक्ट इतना आएगा और एनपीवी उड़ जाएगा. बताओ एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट नीचे भेजो, आंसर बोलो. 10,000. तो एनुअल फिक्स कॉस्ट 10,000 था. 1 लाख आ रहा है. एनुअल फिक्स कॉस्ट 1 लाख आ रहा है. एनुअल फिक्स कॉस्ट 1 लाख था. तो इट रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग रीजनिंग एट होम. ठीक है. तो जस्ट ओपन इट आउट. ओके ये था सा इतना बड़ा, फिर इंटू 3.791 और उससे एनपीवी उड़ गया. देखिए ठीक है. तो नेक्स्ट नंबर 4 यूनिट्स निकालना है. यूनिट्स क्वांटिटी. तो क्वांटिटी निकालना है अपने को
तो कैश फ्लो पता है और क्वांटिटी निकालना है, तो जो भी क्वांटिटी है दैट इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 140 माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट 57,500। जो नॉर्मल कॉस्टिंग है, जो भी क्वांटिटी है Q मल्टीप्लाइड बाय 140, याद है वर्बली निकाले थे 140 माइनस एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट 57,500। लिख दो। पीवी रेशियो 70%, so variable cost 30% of sales, so price equal to 60 by 0.3 equal to what 200, so contribution per unit equal to 140, so 140 Q माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 57,500 ना। 140 Q माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 57,500, तो Q इक्वल टू व्हाट 1125 यूनिट्स, 1125 यूनिट्स क्वांटिटी, कॉस्टिंग का सम। ओके 1125 यूनिट्स। नंबर 5 ब्रेक इवन यूनिट्स, कंफ्यूजिंग है। ब्रेक इवन दो तो होता है, एक तो कॉस्टिंग का ब्रेक इवन विच इज फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और एक कैबज का ब्रेक इवन, वो क्वांटिटी एट विच एनपीवी इक्वल टू व्हाट 0, वो क्वांटिटी एट विच एनपीवी इक्वल टू व्हाट 0। ठीक है ना। तो इन दैट केस अपने कैबज का ब्रेक इवन निकालेंगे। लिख दो एनपीवी इक्वल टू 0।